साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी पैट सीरीज के टेस्ट नंबर 3 का अवलोकन करेंगे। और चूंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि जैसे जैसे लाइक्स बढ़ते जाएंगे हम क्वेश्चंस के नंबर भी बढ़ाते जाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए 35 क्वेश्चन था, पहले हमने 40 क्वेश्चन कर दिया। अगर आप इसी तरह लाइक बढ़ाते रहिए, हमें आप सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और सहयोग देते रहिए, हम क्वेश्चन नंबर का बढ़ाते जाएंगे और अच्छे से अच्छा करते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वेद, कौन से तीन वेद, ठीक है, कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से वेद त्रयी या त्रयी कहे जाते हैं। ठीक है, मतलब त्रयी वेद कहे जाते हैं। इसका सही ऑप्शन हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऑप्शन बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सी ऑप्शन हमारे पास ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और डी ऑप्शन है यजुर्वेद, जय संहिता और ऋग्वेद। ठीक है, आपको पता है जय संहिता जो है ये जो महाभारत हमारा महाभारत महाभारत का पुराना आपका जय संहिता है। ठीक है, चलिए आपको पता होगा ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, तो बोला जा रहा है इसमें से वेद त्रय किसे कहते हैं। आपको पता होगा कि जो आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जो ऑप्शन थर्ड हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हीं को वेद त्रय कहते हैं। ठीक है, अथर्ववेद वेद त्रय में नहीं आता, जहां जहां अथर्ववेद देखिए उसको हटा दीजिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। बोल रहा है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शंस हमारे पास है अजातशत्रु, उदयन, अशोक और घनानंद। तो आपको पता होगा कि गंगा और सोन नदियों के बीच में जो पाटलिपुत्र नगर है, जिसको हम पटना कहते हैं, पटना में पाटलिपुत्र स्टेशन भी है, तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी जो स्थापना की थी वो उदयन ने की थी। किसने की थी, उदयन ने। और ये अगर कोई आपसे पूछे कि उदयन किसका पुत्र था, तो आप बोलेंगे सम्राट अजातशत्रु का। किसका पुत्र था ये, सम्राट अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है, इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। मतलब मनसबदारी जो प्रणाली थी उसको किसने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शंस हमारे पास है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और बाबर। इसका सही आंसर क्या है हमारे पास, अकबर। क्योंकि जो मनसबदारी प्रणाली थी इसको अकबर ने स्टार्ट किया था। और इसका मतलब क्या था, जो भी शासकीय अधिकारी थे, जो सेनापति थे, उनके पदों के निर्धारण के लिए, किसके लिए यूज होता था ये, पदों के निर्धारण के लिए, पदों के निर्धारण के लिए यूज किया जाता था मनसबदारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी महाराज जी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास है पुणे, रायगढ़, पुरंदर, दिल्ली। तो आपको पता होगा जो शिवाजी महाराज थे उनकी जो साम्राज्य की जो राजधानी कहाँ थी, रायगढ़ थी। कहाँ थी, रायगढ़। आपको पता होगा कि 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ की अपने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी हमारी, 1674 में। अपनी राजधानी कहाँ बनाया था इन्होंने, रायगढ़ को बनाया था। इसको याद रखेंगे आप। अगला क्वेश्चन हमारे कह रहा है कि अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी। जो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद है वो किस शासन के शासनकाल में थी। ऑप्शन हमारे पास है घनानंद, शिवाजी, टीपू सुल्तान और आपका अकबर। तो इसका भी सही आंसर हमारे क्या है, शिवाजी महाराज है या महाराज शिवाजी। क्योंकि इन्हीं के समय में ही आपके अष्टप्रधान की बात करती थी, जिसमें हमारा पेशवा, पेशवा सबसे मुख्य पद था। क्या था, पेशवा। जो आपने भावीदार मूवी देखी हो ना, पेशवा, पेशवा होते थे, अमात्य होते थे, अमात्य देखो अगर आप मूवी अगर आप याद हो, अमात्य होते थे, फिर न्यायाधीश, अलग अलग पद होते थे। ठीक है, तो अष्टप्रधान किसके समय में थे, तो शिवाजी महाराज के समय में। देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है विद्रोह वाला। तो पूछा जा रहा है कि 1857 का विद्रोह कहाँ प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन हमारे पास है बलिया, गोरखपुर, मेरठ और झांसी। तो इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेरठ। क्योंकि जो 1857 का विद्रोह था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तब से कोई पूछे डेट क्या है, क्या बोलेंगे आप, 10 मई से। कब से, 10 मई 1857 से हमारा ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और कुछ लोग उसको सैनिक विद्रोह कहते हैं। और पर जो हमारे वीर सावरकर जी थे, ठीक है, इन्होंने इसको क्या कहा था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। क्या उनको बोला था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और जो अंग्रेज थे उन्होंने इसको क्या बोला था, सैनिक विद्रोह। इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता भी होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे क्या रहा है कि भारतीय इतिहास में वर्ष 1985 ईस्वी क्यों प्रसिद्ध है। ऑप्शन हमारे पास है, पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है ये, स्थापना के कारण। ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पतन के कारण। ऑप्शन डी प्लासी के युद्ध के कारण। ऑप्शन डी बक्सर के युद्ध के कारण। आपको पता होगा कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी वो कब हुई थी हमारी, 1985 में। कब हुई थी, 1985 में। आपको ये पता होगा। ठीक है, और याद रखिए थोड़ा सा और ज्यादा कि उसमें 72 सदस्य थे। जो स्थापना हुई थी
तो कितने सदस्य थे? 72 सदस्य थे। और कब इसकी स्थापना हुई थी? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। और आपसे अगर ये पूछे इसके महासचिव कौन थे, महासचिव, इसके महासचिव कौन थे, तो सीधे आप क्या बोलेंगे, आप इनके जो महासचिव थे कौन थे? एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, ठीक है। और फिर आपसे पूछते हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी, डब्ल्यू सी बनर्जी कौन थे आपके? डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है। मुझे लगता है आपको पहला क्लियर हो गया। हाँ, अगर ये पूछता कि पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो क्या बोलेगा? बॉम्बे में। कहाँ बैठक हुई थी? बॉम्बे में। देखिए, एक ही क्वेश्चन के साथ हमारे 5-6 तथ्य तैयार होगा, ठीक है। महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे। अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? बॉम्बे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसको भारत का महान वृद्ध कहा जाता है या महान वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है? किसको कहा जाता है? ऑप्शन हमारे पास है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और मदन मोहन मालवीय, ठीक है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन सी हमारा दादा भाई नौरोजी, क्योंकि जो दादा भाई नौरोजी थे साहब थे, इन्हीं को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। एक और बात याद रखिएगा कि ये पारसी समुदाय से थे। किस समुदाय से थे? पारसी समुदाय से थे। और यूके जो यूनाइटेड किंगडम में थे, ये यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स, किसके हाउस, ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछा था, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स के क्या थे? सदस्य, ये एमपी कह सकते हैं। कि आपसे कोई पूछे कि हाउस ऑफ कॉमन्स का कौन सा भारत का पहला व्यक्ति था, तो आप क्या बोलेंगे? आप दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी या बनी थी? ऑप्शन हमारे पास है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, और लॉर्ड कर्जन। तो आपको पता होगा इसका सही आंसर क्या है? लॉर्ड डफरिन, क्योंकि लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। उन्होंने क्या कहा था? इनके तत्वों को आप कमेंट में बताएंगे डफरिन ने क्या कहा था कांग्रेस के बारे में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिविल सेवा में चुने हुए पहले भारतीय का नाम, मतलब कौन से पहले भारतीय व्यक्ति थे जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे? ऑप्शन हमारे पास है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ टैगोर और मोतीलाल नेहरू। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले चुने जाने वाले भारतीय थे, जिसको हम आईसीएस कहते थे, आईसीएस, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज में चुनने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। एक और जानकारी के लिए याद रखिएगा कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, वही जनगण मन अधिनायक वाले, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, टैगोर जी, ये उनके क्या थे? उनके बड़े भाई थे। इनको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और आपसे और क्वेश्चन अगर पूछ दे कि भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है, कि भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। किसको बोला जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ से हमारा स्टार्ट क्या हो गया? यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो गया। कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, आपको पता होगा ना, इसमें भारत है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, सॉरी वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो कह रहा है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा, जो दक्षिणतम सीमा है, इसकी सीमा कहाँ है? ऑप्शन हमारे पास है 8 8 अंश 4, मतलब 8 अंश 8.4 अंश उत्तरी अक्षांश, 6.4 अंश उत्तरी अक्षांश, 7.4 अंश उत्तरी अक्षांश, 6.8 अंश उत्तरी अक्षांश। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 8.4 उत्तरी अक्षांश में हमारा दक्षिणतम सीमा है। कहाँ पे है? तो हमारा दक्षिणतम सीमा क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट भी कह सकते हैं। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय का निर्धारण मतलब कहाँ से किया जाता है या इसका निर्धारण क्या है? ऑप्शन हमारे पास है आपका 32 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 80 डिग्री से, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ऑप्शन सी है 80 डिग्री पश्चिमी देशांतर से। ऑप्शन डी है 80 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर से। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका 82 डिग्री 30 अंश पूर्वी देशांतर से भारत की जो मानक समय रेखा है उसका निर्धारण किया जाता है। और ये कहाँ से गुजरती है? नैनी इलाहाबाद से, नैनी इलाहाबाद के पास से, नैनी इलाहाबाद के पास से ये गुजरती है। 82.5 डिग्री बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखा, और इसी से भारत का मानक समय निर्धारण किया जाता है। और ये पूछा जाए कि ये लंदन के जो ग्रीनविच, लंदन का जो ग्रीनविच टाइम है वहां से कितना घंटा आ गया, तो क्या बोलेंगे आप? 5.5 घंटे। लंदन के टाइम से हमारा टाइम कितने घंटे आ गया? 5.5 घंटे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग कितनी है? कि जो भारत की स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई लगभग कितनी है, ठीक है। जैसे एक जल सीमा होती है, स्थल सीमा होती है, तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई लगभग पूछा जा रहा है, ठीक है, कि लगभग कितने। ऑप्शन हमारे पास है 15,200 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर
और 7,516.5 किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर, क्योंकि भारत की जो स्थल सीमा की लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं कि द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? मान लीजिए कि हमारा ये भारत तो देश हो गया हमारा, ठीक है, पूरा नक्शा बनी बना आप समझ जाएंगे आप, ठीक है। तो जो भारत देश हो गया, ठीक है, तो अब एक तो सीमा रेखा हो गई, एक तटीय रेखा हो गई, बस सीमा रेखा तो पूरी सीमा रेखा होती है, एक तट की रेखा होती है। अब कर द्वीप, जैसे मान लिया यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छोटे छोटे द्वीप समूह हो गए। तो द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी, हमसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास है 15,200 किलोमीटर, 8,000 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर और 15,500। वो सारे ऑप्शन गलत है, ठीक है, कोई बात नहीं। जब पूछा जाए कि स्थल सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, जब पूछा जाता है स्थल सीमा की कि स्थल सीमा की लंबाई टोटल कितनी है, तो हम बोलते हैं लगभग 15,200 किलोमीटर। पर हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है द्वीपों सहित टोटल लंबाई कितनी है। तो इसका एक ऑप्शन बना देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर इसका सही ऑप्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब पूछा जाए द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो क्या बोलेंगे आप? 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ, सारा ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन हमारे पास है 2.2%, 2.4%, 2.8% और 3.2%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2.4%। मतलब पूरी विश्व की जो क्षेत्रफल है उसका केवल भारत के पास 2.4% ही है। बट जनसंख्या की बात करेंगे तो आप देखेंगे 16 से 17% हम ही हैं, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है। ऑप्शन हमारे पास है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। जैसे जीडीपी की बात करते हैं, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो आपको पता होगा भारत जो है वो सेवा क्षेत्र में बहुत आगे जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र। कि भारत का जो तृतीय क्षेत्र है, ठीक है, वही सबसे अधिक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में, जीडीपी में वो योगदान करता है, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था को आप क्या कहेंगे जिसमें शेष विश्व से कोई संबंध ही ना हो, मतलब अलग हो। खुली अर्थव्यवस्था नहीं, खुली भाई आना जाना दो लगा रहेगा, बंद अर्थव्यवस्था कहेंगे। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या है भाई, ना तो कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा, मतलब आयात निर्यात दोनों ही बंद होता है। उसी को हम कहते हैं कि हमारी क्या वो बंद अर्थव्यवस्था है, जिसका पूरे विश्व से कोई मतलब ना हो। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी है। ऑप्शन हमारे पास है तकनीकी बेरोजगारी, चक्री बेरोजगारी, घोषणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। तो भारत में जो मैक्सिमम जो बेरोजगारी वो आपके संरचनात्मक प्रकार की, किस प्रकार की है? संरचनात्मक प्रकार की बेरोजगारी भारत में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या समस्या देखी गई है। कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या देखी जाती है। ऑप्शन हमारे पास है अदृश्य बेरोजगारी, खुली बेरोजगारी, घर्षणात्मक बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी। जब खेती की बात की जाती है तो खेती में हमारी अदृश्य बेरोजगारी सबसे अधिक पाई जाती है। आप कहेंगे सर अदृश्य बेरोजगारी क्या होती है? अदृश्य बेरोजगारी करने में वाले सभी क्या लगभग खेत क्या होगा ये देखते ही होंगे आप। इस वाले खेती काम कर चल रहा है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए घर पे अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग रहेंगे तो भी खेत का काम चलता रहेगा। मान लीजिए 3 लोग कहीं चले गए तो 2 लोग रहेंगे तो भी वो काम हो ही जाएगा, भले रोग या हो किसी तरह हो जाएगा। तो 2 लोग से भी काम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर घर पे अगर 10 लोग रहेंगे ना तो भी उसी काम में लगे रहेंगे। तो वो भी एक तरह से क्या अदृश्य बेरोजगारी है। लगता नहीं कि बेरोजगारी है बट वो बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। चलो तो खेती में किस प्रकार की बेरोजगारी है आपकी? अदृश्य बेरोजगारी। नेक्स्ट क्या है हमारा, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। तो शहरी क्षेत्रों में जो बेरोजगारी देखी जाती है, इसका ऑप्शन तो लगभग सबको पता होगा, शिक्षित बेरोजगारी। क्योंकि सबके पास डिग्रियां बहुत ज्यादा है बट हमारे पास स्किल्ड नहीं है कि हम क्या कोई कुटीर उद्योग का काम कर सके या कुछ अलग काम कर सके। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। ऑप्शन हमारे पास है 1885, 1874, 1873 और 1905। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? 1773। क्योंकि जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो हमारा 1773 में पारित किया गया था और जो कि 1774 से क्या हुआ था? लागू हुआ था, जिसके थ्रू बहुत से चेंजेस भारत में आए। मतलब भारत का जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर, मतलब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत से चेंजेस आए। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया हमारा? 1773 में। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ऑप्शन हमारे पास है संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से, मतलब यूएसएसआर बोल सकते हैं, यूएसएसआर, फ्रांस से। तो आपको पता होगा जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके उदाहरण हमने कहां से लिए?
आयरिश संविधान से या आयरलैंड के संविधान से हमने इसको ले रखी है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत राज्य की नीति निषेक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन हमारे पास है भाग 1, भाग 5, भाग 3 और भाग 4। तो आपको पता होगा जो राज्य की नीति निषेक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में, क्योंकि भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 5 में क्या है, सॉरी देख लेते हैं, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है, भाग 3 में क्या आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। भाग 4 में क्या है, फिर भाग 4 में आपका है राज्य की नीति निषेक तत्व। भाग 4 में क्या है, भाग 4 क जो बोले 4 क, तो भाग 4 क में क्या आपका मौलिक कर्तव्य है, ये मौलिक अधिकार है भाग 3 में, ठीक है। मौलिक कर्तव्य क्या है आपका, मौलिक कर्तव्य। भाग 5 में आपका केंद्र आ जाता है, ठीक। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में। थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस में है, संविधान के भाग 3 में। अगर पूछता हमसे किस आर्टिकल में, क्या बोलते हैं 12 से 35 में है। कहां से आपका 12 से 35 में। भाग 4 में क्या, भाग 4 में आपका है राज्य के नीति निषेक तत्व, क्या है राज्य के नीति निषेक तत्व, उसका आर्टिकल पूछते तो क्या बोलते हैं आप 36 से लेके 51 तक, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। मतलब संसद का ऐसा कौन सा सदन है जिसको हम प्रतिनिधि सदन कहते हैं। ऑप्शन हमारे पास है राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो प्रतिनिधि मतलब ये चुन के जाते हैं, जो प्रतिनिधि सदन कहते हैं लोकसभा को कहते हैं, और लोकसभा को भी हम क्या कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम क्या कहते हैं, हम निम्न सदन या हम प्रतिनिधि सदन भी कहते हैं। तो ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन हमारे पास है अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। जो प्रकाश तरंग होती है वो आपकी अनुप्रस्थ तरंग प्रकार की तरंगें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। मतलब धातु भी और विद्युत की क्या है, कुचालक भी है। ऑप्शन हमारे पास है कॉपर, देखिए होगा ही नहीं भाई, कॉपर में तो आपको पता है सबसे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में लगभग यूज होता है। टिन नहीं होगा, निकल भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारे क्या होगा, लेड। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 82, ठीक है। यही क्या है, धातु होते हुए भी क्या है, विद्युत की कुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है कवकों का, शैवाल का, पारिस्थितिकी का या विषाणु का। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, शैवालों का, ठीक है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपके शैवालों का। विषाणु में, विषाणु का अध्ययन किसमें किया जाता है, आपका वायरोलॉजी में, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, शहद का प्रमुख घटक क्या है। तो शहद का प्रमुख घटक क्या हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है सुक्रोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज और फ्रक्टोज। तो याद रखिएगा कि जो शहद का प्रमुख घटक क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। एक और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि फलों में, ठीक है, कि फलों में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है, तो क्या बोलेंगे आप, फलों में मिठास जो है वो भी आपकी फ्रक्टोज के कारण होती है। और दोनों का सिंबल, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का जो सिंबल होता है वो C6H12O6 ही होता है। इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्न में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती है। ऑप्शन हमारे पास है टाइफाइड, फ्लू, हैजा, अमीबियासिस। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, फ्लू। फ्लू को छोड़कर जो भी आपके डिजीज देख रहे हैं आप, जैसे आपका टाइफाइड, हैजा, अमीबियासिस, ये सारा का सारा पानी में जो गंदगी होती है उसी के चलते आपके फैलते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, पत्थर का पर्यायवाची नहीं, हमें क्या बताना है, पत्थर का पर्यायवाची तो कौन सा नहीं है। पाहन, उपल, पाषाण, उरग। जो उरग है आपका, उरग जो होता है पक्षी का होता है। उरग किसका आपका पर्यायवाची होता है, पक्षी का होता है। बाकी सारे क्या है, ये आपके पत्थर की पर्यायवाची है। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, अमृत का विलोम शब्द क्या है। ऑप्शन हमारे पास है अमर, मृत, विश्व और विष। तो ये तो आपको पता होगा कि अमृत का क्या होता है, विष होता है, इसका विलोम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कनक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा कनक शब्द का पर्यायवाची, सॉरी समानार्थी है, पर्यायवाची नहीं, समानार्थी नहीं है। सोना, मक्का, धतूरा, गेहूं। तो इसका सही ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, मक्का। क्योंकि सारे के सारे जो है मक्का को छोड़कर सोना, धतूरा, गेहूं, ये सारे के सारे जो है वो आपके कनक के समानार्थी। ये पैट का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। आपको पता है ना, सुना भी होगा, कनक कनक ते सोगनी मादक तादिका जग आप खाए बोरा जग आप आ रहा बोरा। तो ये सब कोरिलेट कर लेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि अंधे को दीपक दिखाना का अर्थ है। अंधे का रास्ते में उजाला दिखाना, नासमझ को उपदेश देना, नासमझ को रोशनी देना,
अंधे की सहायता करना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नासमझ को उपदेश देना। मतलब किसी नासमझ को उपदेश देना है तो मतलब है अंधे को रोशनी दिखाना, अंधा उसको रोशनी दिखाना, क्या मतलब उसका, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास है 8 मार्च, 10 मार्च, 5 मार्च, 16 मार्च। तो आपको पता होगा जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है हमारा? 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह देखिए, ये आपके विविध के क्वेश्चन है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। आपको पता होगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है आपका? एशिया महाद्वीप है। और जब पूछता है अगर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, क्या बोलता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा, नरोरा, कैगरा और काकरापार। इसका सही ऑप्शन क्या है? अप्सरा। जो अप्सरा है वो भारत का क्या है? सबसे बड़ा, सॉरी सबसे बड़ा, सबसे पहला आपका परमाणु रिएक्टर है। और पूछा था नरोरा कहाँ? नरोरा हमारा बुलंदशहर में। कहाँ है आपका? बुलंदशहर में हमारा नरोरा है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन हमारे पास है भूपेन हजारिका सेतु, महात्मा गांधी सेतु, हावड़ा सेतु और विक्रमशिला सेतु। इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे बड़ा सड़क का पुल है। इसका एक और नाम क्या है? ढोला सादिया। इसका और नाम क्या था? ढोला सादिया पुल। इसको आप याद रखेंगे, ढोला सादिया पुल, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा या कहाँ लगता है? ऑप्शन हमारे पास है सोनपुर, होशंगाबाद, हिसार, नवागांव। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सोनपुर। भारत में जो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है वो कहाँ लगता है? बिहार के सोनपुर में लगता है सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है। चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत चीन, चीन और रूस। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत और चीन। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। तो आज का हमारा ये पैट का टेस्ट खत्म हो गया। आप हमारे चैनल को और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और इसको और फैलाइए ताकि हमारा प्रोत्साहन हो और अच्छे से अच्छा करते जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।